नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश के शहरों, कस्बों, गांवों में जा जाकर हम लोगों की राय जान रहे हैं। इन चुनावों से पहले श्वेत पत्र पेश कर रहे हैं। अभी हम वाराणसी में हैं और यहीं से हम पूर्वांचल का हाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनी है वाराणसी, तब से लोगों को उम्मीद रही है कि पूर्वांचल का चेहरा बदल जाएगा। क्या ऐसा हुआ है? क्या जो नीतियां रही हैं, जो नई नई योजनाएं रही हैं, उन्हें वाकई उन पर अमल किया गया है? उन सारी चीजों को टटोलेंगे और साथ ही यहां के लोगों का मन भी। किस मुद्दे पर वोट? भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। मेरे लिए जो प्रायर है वो है विमेन सेफ्टी। रोजगार हम लोगों के लिए मेन इशू होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज मिलती है, एजुकेशन फैसिलिटीज क्या है। जो पार्टी विकास करेगी उसको ही हम वोट करेंगे। विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे, बेरोजगारी दूर करने वाली गवर्नमेंट हो। भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। ऐसी सरकार चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश को एक नया मॉडल दे, विकास की ओर ले जाए। पूर्वांचल की मिट्टी में जिंदगी के 7 रंग हैं, 7 सुर हैं तो 9 रस भी। यहाँ मूंछों को ताव देते बाहुबलियों की गरज की शोर है, तो यहाँ की बोली मीठी है, लोग मीठे हैं। दौलत का दरिया हो या गरीबी का आंगन, जिंदगी जीने का हुनर पूर्वांचल की मिट्टी सिखाती। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, पर पूर्वांचल जितना प्रदेश को देता है, उसके मुकाबले उसे क्या मिलता है? बिजली की अनावश्यक कटौती होती रहती है। यहाँ पे नेता कोई काम ही नहीं किया है। विकास तो नहीं हुआ है, धांधली हुआ है। एजुकेशन नहीं है बहुत ज्यादा। नौकरियां है ही नहीं, जब उद्योग धंधे है प्लान करना ही पड़ेगा। यहाँ कि पानी अप टू द मार्क नहीं रहता है, एकदम साफ नहीं रहता है। बहुत ही बुरी दशा है और विकास का कोई कार्य पिछले 5 वर्षों में यहाँ तत्कालीन विधायक द्वारा नहीं कराया गया जो धरातल पर दिखता हो। क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा लेकिन घनी आबादी का ये इलाका सत्ता की कुंजी अपने पास रखे हुए है। कहा जाता है कि जो पार्टी पूर्वांचल में जीत हासिल कर लेती है, लखनऊ की कुर्सी पर उसी का कब्जा होता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में 106 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने इलाके में अपना दबदबा दिखाया था। इस बार बीएसपी और बीजेपी मोर्चे पर कसकर डटे हैं। हर दिन नया झूठ बोलने में माहिर लोगों की कमी नहीं है। देश की इकोनॉमी की, आर्थिक स्थिति की चिंता कम है। नोटबंदी होने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी चिंता कम है। उनकी परेशानी ये है कि वो बड़े बड़े लोग होने के बाद भी बच नहीं पाए। हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो, और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा 1 की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। और फिर हम कबूतर उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शांति वाला, प्यार वाला, जो हमें आजादी के निशान का या पैगाम देता है, उस कबूतर की बात कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, एक प्रधानमंत्री आता है, खड़ा होता है, कहता है भाइयों बहनों, हिंदुस्तान गंदा है, बहुत कचरा है इस देश में, गंदगी है, मैं जा रहा हूं ओबामा जी से मिलने, तुम लोग झाड़ू पकड़ो, सफाई करो। श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। चौथे चरण में 23 फरवरी को पूर्वांचल के इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जिले में मतदान हुआ। 5वें चरण में 27 फरवरी को यहाँ के 9 जिलों में मतदान होगा और छठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की बाकी 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने के बाद भी विकास के पैमाने पर पूर्वांचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दबदबे के बावजूद आर्थिक बदहाली है। आज छोटे व्यापारी त्रस्त हैं, बाजार में
इतनी भारी गिरावट आ चुकी है कि व्यापारियों को अपनी दुकान पे जो स्टाफ हैं, जो खर्चे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नोटबंदी जो हुआ है उसके बाद से तो व्यापार बिल्कुल बढ़ गया है। उसका खास कारण ये है कि रुपए की परेशानी है। परेशानियों का तो जमावड़ा है यहाँ पर। किसी भी ऐसी चीज का समाधान आज तक यहाँ हुआ ही नहीं। पिछले कई दशक से जातीय समीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्ड पूर्वांचल में खूब चला। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी से लेकर कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश के बाकी हिस्सों से ये इलाका पिछड़ता चला है। रोडों की स्थिति यहाँ हर साल रोड बनते हैं, हर साल टूट जाते हैं। हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, यहाँ रास्ता ठीक नहीं है, मोहल्ला कोई अच्छा सफाई सुथरा नहीं है, अच्छी रोड नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, लाइट की व्यवस्था भी सही नहीं है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पर ये क्षेत्र इतना समृद्ध है कि दुनिया भर से पर्यटक खिंचे चले आते हैं। यानी क्षेत्र का विकास सीधे सीधे पर्यटन के विकास से भी जुड़ा हुआ है। अकेले वाराणसी और कुशीनगर में जितने पर्यटक आते हैं वो समूचे उत्तर प्रदेश के कुल पर्यटकों का 65% है। थोड़ा नुकसान हुआ मैम, लेकिन राष्ट्र की बात है तो उसको सहना हमारे हर भारतीयों का एक धर्म बनता है, तो इसके लिए हम इसके लिए तैयार हैं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। पर्यटन के हिसाब से तो बहुत विकास हुआ है। मोदी जी का ये क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा आरती उच्च लेवल पे, उन्हें सिक्योरिटी अच्छी मिल रही है। पर्यटक जो बीच में दलाल लोग थे वे उनकी धीरे धीरे उनकी समाप्ति हो रही है। लेकिन बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता ये क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कराह रहा है। एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दौड़ती भागती 6 लेन फ्लाईवे है, पर अगर बिहार की ओर से यूपी में प्रवेश की कोशिश की जाए तब पूर्वी यूपी की सड़कों का असली हाल पता चलता है। जो नाली की निकासी की समस्या है, पानी नहीं निकल पा रहा है, जो रोड है वो सब बदहाल पड़ा हुआ है। बरसात जैसे ही होता है पूरे शहर में पानी लग जाता है। सड़कों की हालत एकदम बदहाल है, गलियों की तो पूछिए नहीं, मेन रोड की स्थिति खराब है। सड़कों की हालत और इस पर लोगों की नाराजगी की वजह से ही चुनावों से ऐन पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से बलिया तक 354 किलोमीटर लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वादा कर दिया, वो भी रिकॉर्ड 30 महीने के भीतर पूरा करने के दावे के साथ। लेकिन चूंकि बाकी इलाकों में सड़कें बनी और पूर्वी यूपी में केवल शिलान्यास, लोग अभी यकीन करने के मूड में नहीं। पर्यटन के नाम पे सुरहाताल में सैकड़ों करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन आज तक वो पर्यटन स्थल नहीं बन पाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हालात समझने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ और पैमानों पर तुलना जरूरी है। पूर्वी यूपी का प्रति व्यक्ति जीडीपी पूरे राज्य के आंकड़े का आधा है। जहां तक प्रति व्यक्ति आय का सवाल है, राज्य के क्षेत्रवार अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वांचल की हालत सबसे खस्ता है। वेस्टर्न यूपी में प्रति व्यक्ति आय 15,870 रुपए है, बुंदेलखंड में 12,878 रुपए और पूर्वी यूपी में पर कैपिटा इनकम है 9,288। हाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्वांचल समृद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालयों की भरमार है। वाराणसी शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र है, जहाँ पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश के छात्र रुख करते हैं। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र होना क्या पर्याप्त है अगर लोगों को रोजगार न मिल पाए? पूर्वांचल के लिए यह बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि क्षेत्र से जुड़े तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं मिलता। अपने इलाकों को छोड़कर उन्हें शहरी इलाकों की तरफ जाना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में। बीजेपी ने इस इलाके को लेकर अपनी गंभीरता मंत्री पद के तौर पर दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से लोकसभा चुनाव लड़कर इस इलाके के विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताई। गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा को केंद्र में रेल राज्य मंत्री बनाया। देवरिया के सांसद कलराज मिश्र उद्योग मंत्री हैं। चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल भी कैबिनेट का हिस्सा है। पर संकेतों की राजनीति तो पूर्वांचल सालों से देखता आ रहा है। गोरखपुर की खाद फैक्ट्री हो या चीनी मिले, ये एक के बाद एक बंद होती चली गईं। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस के बुनकर बदहाली के कगार पर आ गए। भदोही के कालीन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। बिहार की सीमा से सटा पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला देवरिया कभी चीनी की कटोरी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ 14 चीनी मिलें थी,
पर सियासत की प्राथमिकताओं के साथ चीनी मिल धीरे धीरे बंद होती गई। जो देवरिया चीनी का कटोरा कहा जाता था, आज देवरिया की सारी मिलें बंद हैं। लोगों का बकाया पैसा आज तक नहीं मिला। चीनी मिल थी वो बंद हो चुकी है और कोई उद्योग धंधा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को, जो नौजवान हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। चीनी मिलों के बंद हो जाने के नाते किसान की इकॉनमी टूट गई, किसान भूखमरी और आत्महत्या को मजबूर हो रहा है। पूर्वांचल श्रम शक्ति की मंडी है, पर यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। पूर्वांचल के देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर जैसे जिलों में खेती रोजगार का मुख्य जरिया है, लेकिन पिछले कई साल से खेती घाटे का धंधा बन गई। साथ ही मौसम की मार भी किसानों पर पड़ी। पलायन से जुड़े पुष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ की चीनी और कॉटन मिलों के बंद होने, परंपरागत और छोटे उद्योगों के दम तोड़ने से रोजगार के लिए लोगों का दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पलायन हर साल बढ़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। पढ़ा लिखा बेरोजगार बीटेक किया है, एमटेक किया है, वो आज जाकर के गुड़गांव में, नोएडा में, गाजियाबाद में, विदेशों में जाकर नौकरी कर रहा है 10,000 15,000 रुपए के लिए। जैसे कि हम देखते हैं मेट्रो सिटीज हैं या मेट्रो सिटीज के आसपास जो एनसीआर है, ज़्यादा जो भी जॉब है वहीं सिमटी हुई है। यहाँ पे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। पूर्वांचल की एक और समस्या है जो कमोवेश क्षेत्र की पहचान बन चुकी है, क्राइम। 1998 में तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने जब सभी सक्रिय माफिया की सूची बनवाई तो संख्या थी 744 और इनएक्टिव गैंग का सालाना टर्नओवर था 10,000 करोड़। आज पड़ोसी राज्य बिहार में जनता ने बाहुबलियों को अपने वोट से नकार दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबल का बोलबाला आज भी कायम है। बाहुबलियों का बोलबाला किस लिए है? इस वजह से क्योंकि जो अच्छे नेता हैं वो काम नहीं कर रहे। जनता अपना सुख देखना चाहती है। जनता अगर किसी कार्यालय में गई है, वहाँ पे उसको काम नहीं मिल रहा है, उसका काम नहीं बन रहा है, तो अवश्य सी बात है वो अपना काम पूरा करने के लिए बाहुबली नेताओं के पास जाएगी। लूट, बलात्कार, इसकी घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस पूरी तरह सरकारी पार्टी की होकर रह गई है। त्रासदी है कि पूर्वांचल का समूचा क्षेत्र सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक और यहाँ तक कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद समृद्ध है, पर आर्थिक लाचारी क्षेत्र को भीतर से खोखला करती जा रही है। पूर्वांचल का क्षेत्र देश को कितना देता है और उसे बदले में कितना मिलता है, इसका आकलन भी बहुत अहम है। इस समूचे इलाके में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो इंसान के बनाए संसाधनों की। अगर हम कहें तो सिविक एम्यूनिटीज, जिसके लिए लोग यहाँ पर तरसते हैं और चाहते हैं कि उनका जो भी प्रतिनिधि हो इस दिशा में काम जरूर करे। पूर्वांचल में औद्योगिक निवेश थमता जा रहा है। कभी अच्छे कहे जाने वाले उद्योग बीमार हैं और उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश भी नहीं होती। हजारों को रोजगार देने वाली पूर्वी उत्तर प्रदेश की तेल मिलों के उजड़ने का सिलसिला आज से 1.5 दशक पहले ही शुरू हो गया। 1 दशक के अंदर बनारस में 62 तेल मिलें बंद हो गई। जो बची रह गई हैं, वो भी अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। मुझे पूरा दर्द पता है तेल मिल का क्या यहाँ पे है। तेल मिल को गवर्नमेंट सब्सिडी होना चाहिए, उनको बढ़ावा दे, उनके क्या काम में, रोजगार में उनको सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे आगे चल के बनारस का व्यवसाय सुदृढ़ हो, मजबूत हो। तेल महंगा उपलब्ध हो रहा है, नामी फैक्ट्रियाँ हैं, अपने ब्रांड पर पैसा कमा रहे हैं वो। चांदी के वर्क के उत्पादन में 2 दशक पहले लगभग 10,000 कारीगर जुड़े हुए थे। अब ये संख्या 2,000 के आसपास है। वाराणसी के बुनकर हो या शिल्पकार, सब समस्याओं में घिरे। हम शिल्पी भाइयों को, जैसे कोई लकड़ी का काम करता है, उसको पर शिल्पी 1 ट्रक लकड़ी साल भर के लिए बिना व्यापार कर, आयकर लगे हुए, उनको उपलब्ध कराया जाए। पूर्वांचल से निकलकर कई नेता यूपी के सीएम भी बने और भारत के पीएम भी, लेकिन पूर्वांचल का दर्द किसी के दिल में शायद नहीं रहा। जिन राज्यों में विकास हुआ, वहां की जनता ने उस सरकार को सिर माथे पर बिठाया, दोबारा जनादेश देकर फिर से सत्ता में लौटाया। पर उत्तर प्रदेश की हर कार्यकाल के बाद बदलती सत्ता शायद बड़ा संदेश देती है। जनता आसमान नहीं मांगती, मांगती है तो अपना हक, एक बेहतर जिंदगी। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।